जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम फ्रेम के इस एपिसोड में। मुंबई के अंधेरी में रहने वाली वंशिता राठौर, जिसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। वंशिता 25 अगस्त 2022 को अपने घर से स्कूल के लिए निकली तो थी, पर वो घर वापस नहीं लौटी। घर वाले परेशान थे। स्कूल के दोस्तों को फोन लगाया गया तो पता चला कि वंशिता 25 अगस्त को स्कूल आई ही नहीं थी और उसके अगले ही दिन 26 अगस्त को वंशिता की लाश नायगांव स्टेशन के पास एक लगेज बैग में मिली थी। वंशिता के शरीर में चोटों के निशान थे। उसे बेरहमी से मारकर उसकी लाश को कंबल में लपेटकर लगेज बैग में ठूस कर फेंक दिया गया था। आज की ये कहानी वंशिता राठौर की हत्या की है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये सच्ची घटना है मुंबई शहर की। मुंबई के अंधेरी में रहने वाली वंशिता, जो 25 अगस्त 2022 को अपने घर से स्कूल के लिए निकली तो थी, पर वापस नहीं लौटी। इंतजार करते करते शाम हो चुकी थी। तब घर वालों ने स्कूल के दोस्तों को कांटेक्ट कर पता करने की कोशिश की। तब पता चला कि वंशिता 25 अगस्त को स्कूल आई ही नहीं थी। तब परिवार वाले वंशिता की मिसिंग रिपोर्ट अंधेरी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं। अगले दिन यानी 26 अगस्त को वालिव पुलिस को नायगांव स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग मिलने की खबर मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस बैग की छानबीन करती है और जब उस बैग को खुलवाया जाता है तो उसमें कंबल में लपेटी हुई एक लड़की की लाश मिलती है। उस लड़की के शरीर में चाकुओं के गहरे निशान थे और जांच में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वंशिता राठौर की लाश थी। पुलिस कागजी कार्रवाई करने के बाद घर वालों को लाश सौंप देती है और अपराधी को ढूंढने में लग जाती है। शुरुआती दिनों में तो पुलिस को कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगती। तब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई वंशिता के घर से स्कूल तक की हर सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है। तब पता चलता है कि घर से कुछ दूर तक वंशिता सीसीटीवी कैमरों में दिखाई देती है, पर कुछ दूरी के बाद वो स्कूल ना जाकर दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाती है, जहां सीसीटीवी में उसके साथ 2 लड़के दिखाई देते हैं। अब सबसे पहले पुलिस उन 2 लड़कों की तलाश में जुट जाती है। तब पता चलता है कि वो दोनों लड़के भी 25 तारीख से लापता हैं। सीबीआई लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर नंबर बंद होने की वजह से उन तक पहुंच पाना मुश्किल था। पुलिस ने लगभग 2000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की छानबीन की, क्योंकि ये दोनों ही पुलिस के प्राइम सस्पेक्ट थे। पुलिस को ये भी अंदाज़ा था कि ये दोनों लड़के शहर भी छोड़ सकते हैं, इसलिए पुलिस आसपास के रेलवे स्टेशन की भी सीसीटीवी चेक करती है। तब जाकर कड़ी मशक्कत के बाद ये दोनों विरार रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी पर पहली बार दिखाई देते हैं और जिस समय पर ये सीसीटीवी में दिखे थे उसके 2 घंटे बाद फिर से वो विरार स्टेशन के सीसीटीवी पर दिखाई देते हैं और विरार से जोधपुर एक्सप्रेस पर बैठते हुए दिखते हैं। पुलिस को इस बात की पुष्टि हो गई थी कि ये दोनों लड़के महाराष्ट्र छोड़कर राजस्थान निकल चुके हैं। पुलिस जब इनका पीछा करते हुए जोधपुर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये दोनों जोधपुर से अजमेर और अजमेर से वैष्णो देवी निकल गए हैं और फिर वैष्णो देवी से गुजरात आए हैं। पुलिस लगातार इनकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी। तब मुंबई पुलिस अहमदाबाद पुलिस की मदद लेती है और पता चलता है कि ये दोनों अब पालनपुर पहुंचे थे। अहमदाबाद पुलिस अपने इन्फॉर्मर्स को अलर्ट कर देती है। तब इन्फॉर्मर्स से पता चलता है कि इन दोनों में से एक सस्पेक्ट अपने रिश्तेदार के घर में रुका है, जो पालनपुर के आसपास के गांव में है। पुलिस छापा मारती है, तब भी पुलिस के छापा मारने के पहले ही वो वहां से भाग जाता है। पुलिस की इस नाकामी के बाद एक लीड मिलती है कि ये दोनों सस्पेक्ट पास के ही एक लॉन्ज में रुके हुए हैं। तभी स्थानीय पुलिस आधी रात को उस लॉन्ज में छापेमारी करती है और लगभग 1 सप्ताह के बाद उन दोनों सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उन दोनों सस्पेक्ट को मुंबई पुलिस को सौंप दिया जाता है। जो 2 सस्पेक्ट पुलिस ने गिरफ्तार किए थे उनमें से एक का नाम था संतोष मकवाना और दूसरे का नाम था विशाल अम्भावने। दोनों की उम्र 21 साल थी और जब पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है तब संतोष मकवाना चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो बताता है कि संतोष और वंशिता की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। दोनों की पहले मैसेजेस में बातचीत होती रही, फिर दोनों असलियत में भी मिलने लगे थे और इस बात की भनक वंशिता के घर वालों को भी पड़ गई थी, पर तब भी ये दोनों चोरी छुपे मिला करते थे। 25 अगस्त को भी वंशिता स्कूल के बहाने संतोष मकवाना से मिलने आई थी। वहां संतोष के साथ उसका दोस्त विकास अम्भावने भी आया और तीनों वहां से विशाल के घर चले जाते हैं। पहले संतोष और वंशिता साथ में समय बिताते हैं, पर वंशिता की तरफ से संतोष के साथ ये आखिरी मुलाकात थी, क्योंकि वंशिता इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। घर वालों को इस रिश्ते का पता चल चुका था, शायद इसलिए वंशिता इस रिश्ते से दूर होना चाहती थी।
और इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। बहस की आवाज सुनकर विशाल भी कमरे में आ जाता है। विशाल के आते ही संतोष विशाल को हमला करने के लिए इशारा करता है। इशारा मिलते ही विशाल वंशिता पर चाकुओं से हमला करने लगता है। वंशिता की आवाज बाहर ना जाए इसलिए संतोष वंशिता का मुंह दबाकर रखता है और जब वंशिता नीचे गिर पड़ती है तब संतोष विशाल से चाकू छीनकर खुद अपने हाथों से उस पर कई वार करता है, जिससे वंशिता की मौके पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों वंशिता की लाश के कपड़े उतारकर उसे विशाल के कपड़े पहनाते हैं और कंबल में लपेटकर एक लगेज बैग में लाश को पैक करते हैं। फिर एक प्राइवेट ऑटो करके विले पार्ले जाते हैं। विले पार्ले से नायगांव के लिए स्लो लोकल ट्रेन पकड़ते हैं और शाम 5 से 5:30 के बीच ये दोनों उस बैग को नायगांव स्टेशन से पहले ब्रिज के पास फेंक देते हैं। फिर नायगांव से वसई जाकर नए कपड़े खरीदते हैं और बाल कटवाकर नए लुक में ये दोनों जोधपुर एक्सप्रेस में बैठकर निकल जाते हैं और उसके बाद लगभग 1 हफ्ते तक पुलिस से बचते हुए अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। पुलिस ने जब संतोष से हत्या करने के पीछे का कारण पूछा तब संतोष ने जो जवाब दिया वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। संतोष ने बताया कि जब वंशिता के घर वालों को इन दोनों की दोस्ती के बारे में पता चला था तब वंशिता के परिवार वालों ने वंशिता को रोकने की बहुत कोशिश की थी और इसी बीच वंशिता के परिवार वालों की और संतोष की हाथापाई भी हुई थी और उसी हाथापाई का बदला लेने के लिए संतोष वंशिता से रिश्ता जारी रखता है और विशाल को इस प्लान में शामिल करके 25 अगस्त को वंशिता को मिलने बुलाता है। फिर विशाल के घर में खुद ही पहले झगड़ा शुरू करता है, फिर विशाल को हमला करने के लिए कहता है। मतलब संतोष ने ये पूरा प्लान पहले ही सेट कर रखा था। संतोष को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उसने अपनी ही मां के मंगलसूत्र को चोरी करके बेच दिया था। मंगलसूत्र चोरी का था इसलिए संतोष ने पास के ही ज्वेलरी शॉप में 10% कमीशन पर मंगलसूत्र बेचकर 2 लाख का इंतजाम किया था। मिले हुए पैसों से उसने चाकू और कई सामान खरीदे और बाकी पैसों को हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए इस्तेमाल करता रहा। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसके पास इतना दिमाग आया कहां से कि वो पुलिस को हफ्तों तक चकमा देने में कामयाब रहा। तब उसने बताया कि वो क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उसे क्राइम पेट्रोल से ही इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो जुर्म करने के बाद भी बच के निकल जाएगा। उसने विशाल को भी इस बात की गारंटी दी थी कि हत्या करने के बाद कुछ महीनों में जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब मुंबई वापस आकर फिर से अपना साधारण जीवन जीने लगेंगे। खैर, इस एक वारदात से एक माँ बाप की बेटी की बेरहमी से हत्या हो गई और 2 लड़के जो अपने जीवन से भटक चुके थे उनका जीवन बर्बाद हो गया। ये दोनों अपराधी अभी जेल में हैं। कोर्ट ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया है। इस पूरे केस ने मुंबई ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र को हिला दिया था, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में सोशल मीडिया ही इस वारदात का एक मुख्य कारण था। आपका इस वारदात पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें क्राइम फ्रेम। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।